Dear students, in the last class you studied, Gandhiji went to Champaran and heard about the miseries of the poor farmer. Gandhiji knew that they were being exploited, they were being looted and tortured mentally and physically by the English landlords. Gandhiji decided to fight against this injustice. First of all, he went to Rajendra Prasad. Unfortunately, he could not meet him. Thereafter, he went to Muzaffarpur, where he met Mr. Kripalani, and after meeting Kripalani, he returned back to Champaran, where he called on several lawyers who were fighting the case for the farmers and against the English landlords. I made you understand the reason of this fighting. In the last class, I told you that 15% of the land was to be cultivated by the farmers, in which they could grow only indigo, and the cultivated indigo was to be given to the English landlords as the interest for the amount which they received from the English landlords. From today and in the last lecture, because I am going to wrap up this chapter today, you would know many more aspects of Gandhiji. As in the first class I told you that this lesson is going to be an eye-opener for many of you, for particularly those students who have a misconception about Gandhiji, that he was so liberal, he was so polite towards the English. But this chapter will tell you that your perception about Gandhiji was completely wrong. तो आज की कहानी में हम लोग आगे के हिस्से में सुनेंगे कि कैसे गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध किया। लेखक लिखते हैं कि गांधी जी ने ये तय किया कि मुझे इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए। इसके लिए अंग्रेज जमींदारों के जो सचिव थे वो उन्होंने उनसे मिलने की सोची ही नहीं, मिले भी। मिलने के साथ ही उस सचिव ने गांधी जी को क्या कहा, I can't give the information to an outsider. मैं किसी बाहरी को ये सब सूचना नहीं दे सकता। तो गांधी जी ने कहा ये कैसे? How can you be an insider and I am an outsider, although you know that I am an Indian? Bihar is an integral part of India. So how can you call me an outsider? गांधी जी ने उसे बहुत समझाया, एक तरह से कड़े लहजे में कह दिया कि मैं बाहरी और आप भीतरी कैसे हो सकते हो। फिर उन्होंने वहां के कमिश्नर साहब से मुलाकात की, तिरहुत के। कमिश्नर साहब ने भी इन्हें डराने धमकाने की he tried to bully him, but he was resolute. He knew his duty. He knew what he had to do. तो उनके दृढ़ता को, उनके दृढ़ निश्चय को ये लोग तोड़ नहीं सके। इसी क्रम में गांधी जी को पता चला कि कुछ अंग्रेज जमींदारों ने किसी किसान के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उससे मिलने के लिए हाथी पर बैठ करके वो निकल गए। तभी उनके हाथ में एक नोटिस थमाई गई एसपी साहब का, और ये कहा गया कि आपके होने से मोतिहारी, चंपारण या इस इलाके का पूरा माहौल बिगड़ रहा है, इसलिए आपको जितना जल्दी हो आपको मोतिहारी छोड़नी है। इन्होंने कहा कि आपको जो करना कीजिए, लेकिन मैं मोतिहारी नहीं छोड़ूंगा, मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा।
वो वहां चले गए। नतीजे चूंकि उन्होंने सरकारी आदेश की अवहेलना की थी, ही हैड डिसओबेड द ऑर्डर, अगले दिन ही एक और नोटिस उन्हें मिल गई कि उन्हें कोर्ट पहुंचना है। उन्होंने राजेंद्र बाबू को टेलीग्राफ कर दिया, खबर भिजवा दी। जिस दिन इन्हें कोर्ट में प्रस्तुत होना था, तिल रखने की जगह नहीं थी मोतिहारी कोर्ट में। इतनी हैवी भीड़ थी किसानों की। अन्य कई ऐसे भी लोग थे जिनको कि इन सब मामले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन केवल उत्सुक थे। उन्होंने महात्मा गांधी को देखा नहीं था। चूंकि महात्मा कहलाते थे तो लोगों को ये भ्रम था कोई दाढ़ी वाला, कोई गेरुआ वस्त्रधारी होगा। देखूं ये कैसा व्यक्ति है जिसने चूल्हे हिला दिए हैं अंग्रेजों की। तो इस जिज्ञासा से भी बहुत सारे लोग वहां गए हुए थे। उस भीड़ को देख करके एडमिनिस्ट्रेशन की हालत खराब हो गई कि अगर ये लोग पगला गए, पागल और भीड़ दोनों एक जैसे होते हैं, किधर घूमे और क्या कर दें कुछ निश्चित नहीं। फिर इस भीड़ को रेगुलराइज करने में, कंट्रोल करने में गांधी जी ने ही अंग्रेजों की मदद की। गांधी जी ने ही अनुनय विनय किया, निवेदन किया भीड़ में मौजूद लोगों से कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो या किसी व्यक्ति का नुकसान हो। जज साहब ने कहा कि आप जमानत के लिए अप्लाई करें, तो गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि मैं जमानत के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। आई शैल नॉट अप्लाई फॉर द बेल। इसका रीजन है, आप समझो, जब आप जमानत के लिए अप्लाई करते हो तो आप ये मानते हो कि आपने गलती की है, और आप ये भी मानते हो कि ये दोबारा आपसे गलती नहीं होगी। यानी एक तरह से माफीनामा है ये। लेकिन गांधी जी का कहना है क्या, यस I have made a mistake, but that mistake was completely intentionally. It was my intention to make that mistake. I was at a loss. I was in a doldrum. Exactly, I was not in that position to decide what to do and what not to do. I did not want to be called as a lawbreaker, and my conscience did not allow me to leave these poor farmers alone. उन्होंने कहा कि दोनों बात है। मैं अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था। एक तरफ मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं कहलाना चाहता था, नोटिस मिली थी, नियमतः मुझे हाजिर चला जाना चाहिए था मोतिहारी से। लेकिन दूसरी तरफ मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी, ये कह रही थी कि तुम्हें इन गरीब किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़नी है, और मेरे हिसाब से दुनिया की किसी भी आवाज से ज्यादा पावरफुल आवाज होती है अंतरात्मा की आवाज, अंदर से जो आवाज आती है। और मेरी अंतरात्मा की आवाज ने मुझे कहा कि तुम्हें कानून की अवहेलना करनी है तो करो, लेकिन इन गरीब किसानों की मदद करो। इसलिए मैं रुका। जज साहब को कहा कि अब आपको इसके बदले जो हमें सजा देनी हो दे दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। केस तो हो ही गई थी। लेकिन कुछ महीने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां के जो बिहार के थे, एडमंड गेट साहब, उनके आदेश से इनके ऊपर से मुकदमा वापस ले लिया गया। कहा जाता है कि भारत के इतिहास में it was the first time when the civil disobedience movement won. It was the litmus test. It was an experiment. It was a political experiment as far as Gandhiji is concerned, and he succeeded in this experiment. यह गांधी जी के लिए एक राजनीतिक प्रयोग था कि बिना लाठी चलाए, बिना खून बहाए बड़ी से बड़ी सत्ता को भी झुकाया जा सकता है अहिंसा के बल पर, और यह सफल हुआ। इसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं।
गांधी जी इस मामले में सफल हुए। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, जो एडवोकेट थे बिहार के, उन्होंने एक इंक्वायरी तय कर दी। 3 तरह के लोग थे, 3 रिप्रेजेंटेटिव थे। एक तो सरकार की तरफ से एक व्यक्ति था अंग्रेज जो जमींदार थे उनके तरफ से, और किसानों की तरफ से गांधी जी थे। ढेर सारा जो कहते हैं ना कि एविडेंस, जो साक्ष्य हैं वो तय किए गए। गांधी जी ने, राजेंद्र बाबू ने, ब्रजकिशोर बाबू ने, मौलाना मजरूर हक ने, इन सारे लोगों ने मिल करके इतने कागज, ब्रजकिशोर बाबू थे, तो ये जो बड़े बड़े वकील थे बिहार के, खुद गांधी जी भी बड़े वकील थे, सब लोगों ने मिलकर के इतने साक्ष्य जुटा लिए थे कि अंग्रेजों को ये पता चल गया कि ये हार हमारी निश्चित है। और पिछले क्लास में ही हमने आपसे कही थी कि जुडिशियरी काफी निष्पक्ष थी उस समय, जो न्याय व्यवस्था थी वो काफी दुरुस्त थी। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने तय कर लिया कि हमें इसको लेकर के समझौता करना होगा, क्योंकि केस तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और जब हम केस लड़ेंगे तो हालत हमारी खराब हो जाएगी, क्योंकि न्याय किसके पक्ष में है? गांधी जी और किसानों के पक्ष में। तो कोर्ट के बाहर एक समझौता हो। पहले तो गांधी जी 50% की डिमांड कर रहे थे। अब आप समझो कि क्या है वो 50%, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती। इस समझौते के तहत जो मूल रकम अंग्रेजों ने किसानों को दिया था वो लौटा करके नहीं मांग सकते थे, उसके बदले उनको जुर्माना भरना था। किस चीज का जुर्माना? उन्होंने जो किसानों की जमीन बंजर कर दी थी नील उगवा करके और बरसों से, उसका जुर्माना था। तो ये कैलकुलेशन किया गया था, जैसे 20 साल से या 15 साल से उन्होंने कितनी कमाई होगी, उसका इतना %। तो गांधी जी ने कहा कि 50% आपको देना होगा, लेकिन मोल भाव करते करते आखिरकार गांधी जी 25% पर तैयार हो गए। राजेंद्र बाबू थे और दूसरे बड़े वकील और दूसरे लोगों ने गांधी जी को कहा कि बापू, अगर आप 50% पर अड़िग रहते तो अंग्रेजों को देना ही पड़ता, क्योंकि उनको भी पता था कि उनकी हार निश्चित थी कोर्ट में। आप क्यों 25% पर तैयार हो गए? गांधी जी ने कहा कि तुम जिसे जीत कह रहे हो वो जीत नहीं है। असली जीत तो ये थी कि अंग्रेजों ने ये स्वीकार कर लिया कि वो गलत थे, उन्होंने किसानों का शोषण किया था, तभी तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ रहा था। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और दूसरी, जहां के किसान ये निराश थे कि उनका मूल तो उनको देना ही पड़ेगा, सूद भी देना पड़ेगा, यहां उल्टी कहानी हो गई कि मूल गायब, जो उन्होंने लिया था अंग्रेज जमींदारों से वो तो उनको नहीं लौटाना था, ऊपर से उनको मिल रहा था। एक अच्छी खासी जीत थी। गांधी जी इस पर खुश थे। सारे लोग बाद में समझ गए कि नहीं, गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे। कुछ महीने ही बीते कि धीरे धीरे, चूंकि वहां नील की खेती होनी नहीं थी, उनकी हार भी हो चुकी थी, अंग्रेजों ने चंपारण छोड़ दिया। लेखक लिखते हैं कि गांधी जी केवल राजनीतिक लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, वहां की जो सामाजिक चेतना जो मर चुकी थी, कहां की? चंपारण की, बिहार के एक बड़े हिस्से की, उसको जगाने आए थे। और उनको मालूम था कि ये सामाजिक चेतना के मौत का कारण निरक्षरता है। लोग निरक्षर थे, दे वर इलिटरेट, दे डिड नॉट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सोशल नॉर्म्स। He wanted to make the people aware of all these things. तो उन्हें यह पता था कि लोग इन सामाजिक चीजों से और कई सामाजिक कुरीतियां भरी हुई हैं, तो उनको ये लगा कि अगर बाहरी दुश्मन से लड़ना है तो पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा। यानी भारत मजबूत तभी हो पाएगा, तभी वो दूसरे देशों से या अपने दुश्मनों से लड़ पाएगा, जब भारत भीतर से मजबूत हो। कोई जातिवाद नहीं हो, कोई छुआछूत नहीं हो, बाल विवाह नहीं हो, जनसंख्या विस्फोट नहीं हो,
संप्रदायवाद नहीं हो, ये सारी जो बुराइयां हैं वो अगर खत्म हो जाए तो शरीर हमारा स्ट्रांग होगा, तो बाहरी बीमारी से हम लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने समाज सुधार पर जोर दिया। उन्होंने तय किया कि यहाँ के गरीब लोगों को, निरक्षर लोगों को पढ़ाना है। तो बहुत सारे जो उनके अनुयायी थे वो पहुंच गए। महादेव देसाई हो, नरहरि पारिक हो, या खुद उनकी पत्नी कस्तूरबा हो, देवदास गांधी उनके जो छोटे पुत्र थे वो हो, सारे के सारे लोग अलग अलग इलाकों से, पूना से, अलग अलग इलाकों से वहां पहुंच गए। एक स्कूल खोली गई लोगों को पढ़ाने के लिए। उन्होंने देखा स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी नहीं है, और कुपोषण तो थी ही, खाने को नहीं जुटता था, तो पोषण की बात तो छोड़ दो। उन्होंने अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स तय किए, कोई मलेरिया का इलाज करता, कोई कुछ करता इस ढंग से, और सारे तो वॉलेंटियर्स थे, अपने स्वेच्छा से आए हुए थे। गांधी जी कहते हैं कि एक बार मैंने कस्तूरबा से कहा कि कुछ महिलाओं से तुम बात करो, क्योंकि मैंने कई महिलाओं को बड़ी गंदी स्थिति में देखा, गंदे वस्त्र में, तो तुम उन्हें सफाई के महत्व को समझाओ। महिला समझेगी तो घर समझेगा। तो कस्तूरबा एक महिला से मिलने गई, वो महिला उसे अपने घर ले गई। जब कस्तूरबा गांधी ने उन्हें सफाई का महत्व समझाया तो कस्तूरबा अपने घर ले गए और उनको दिखाया अपना घर और कहा, मैम आपको मेरे घर में कहीं कोई बक्सा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रखने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास आई हैव ओनली दिस टैटर्ड साड़ी, आई हैव ओनली वन साड़ी टू पुट ऑन। तो हाउ कैन आई कीप माई साड़ी क्लीन इफ आई हैव ओनली वन साड़ी। ये पैथेटिक स्टेट थी, ये बड़ी दयनीय स्थिति थी बिहार में लोगों की। आगे लेखक कहते हैं कि एक बार मैं राजेंद्र प्रसाद से, लेखक यानी लुईस फिशर, एक बार मैं राजेंद्र प्रसाद से मिला तो गांधी जी के बारे में उनसे बातें हुई। तो गांधी जी के बारे में वही बात हुई, वही लड़ाई के दरमियान जब अंग्रेजों के खिलाफ वो कोर्ट में लड़ रहे थे। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि हम जो हमारे सारे मित्र थे, हम लोगों ने कहा कि C.F. एंड्रूज, चार्ल्स फ्रेडरिक एंड्रूज एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, पादरी थे, और वो बिहार में ही चंपारण इलाके में थे। वो अनन्य भक्त थे गांधी जी के, बड़े अनुयायी थे, यद्यपि थे अंग्रेज, लेकिन गांधीवाद को बड़ा अच्छा से जानते थे, समझते थे। तो वो मिलने के लिए गांधी जी से आए थे, और वह वक्त वही था जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और किसानों के हक के लिए। तो राजेंद्र बाबू और अन्य उनके मित्रों ने गांधी जी को साइड में ले जाकर के कहा कि आप अगर C.F. एंड्रूज को कहेंगे अपने पक्ष से, यानी हम लोगों की तरफ से गवाही देने के लिए, तो कोर्ट में हमारी जीत लगभग निश्चित हो जाएगी, क्योंकि एक अंग्रेज ही अगर अंग्रेजों के खिलाफ गवाही देगा तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा। गांधी जी ने बुरी तरह से डांटा राजेंद्र बाबू और उनके मित्रों को, कहा ये दर्शाता है कि आप अंदर से कमजोर हो। अगर आप अंदर से मजबूत हो, अपने पर भरोसा है, तो भरोसा रखो, अन्याय का बादल न्याय के सूरज को ढक सकता है, ये तय है, लेकिन वो अल्पकालीन होता है। एक वक्त आएगा जब ये बादल छटेगा, सूरज अपने स्थान पर प्रकाशित होगा। तो विश्वास मानिए कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हम लोग न्याय के पक्ष में हैं। और अगर आज C.F. एंड्रूज की मदद लेकर के, एक अंग्रेज की मदद लेकर एक अंग्रेज को हराते हो, तो आपकी आत्मा कभी भी आपको संतुष्टि नहीं दे सकेगी, धिक्कारती रहेगी। ये कहेगी कि ये जीत आपकी नहीं है, दिस इज नॉट योर ओरिजिनल विक्ट्री, you have won, but you have won by taking others' help.
आपको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर हो करके अपनी लड़ाई को जीतनी है। राजेंद्र बाबू कहते हैं कि जब हम लोगों ने वाकई लड़ाई जीती, यानी अंग्रेज झुके, समझौते के लिए टेबल पर आए और समझौता हुआ और हमारी जीत हुई, तब हमें गांधी जी के ताकत का एहसास हुआ कि कैसे लोग गांधी जी को महान कहते हैं। तब हमें समझ में आया कि गांधी जी बिल्कुल सही थे। जब आप खुद से कोई काम कर लेते हो बिना किसी के मदद के, तो धीरे धीरे ना ये आपके हैबिट का हिस्सा होता है, आप आत्मनिर्भर होते जाते हो और आत्मनिर्भरता आपको और मजबूत योर सेल्फ रिलायंस, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ डिपेंडेंस makes you stronger, makes you bolder, makes you courageous। तो ये बात गांधी जी ने समझाई थी प्रैक्टिकली, किसको? राजेंद्र बाबू और उनके मित्रों को। My little friends, this is the conclusion of the story. I hope that you have understood the story. You have been informed that the question answers will not go on the board. Now the question answers will be according to your notes. आप सभी लोगों को देवघर बुलाया जाएगा नोट्स लेने के लिए, और नोट्स के हिसाब से ही क्वेश्चन आंसर होगा और लिमिटेड लोगों को ही व्हाट्सएप में रखा जाएगा। फी स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया जाएगा, उसके बाद ही ये इन्फॉर्मेशन अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिए। अगली क्लास में बता दिया जाएगा कब आना है नोट्स के लिए और क्या प्रोसेस होगी उसके लिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।